गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में अपनों ने चैप्टर नंबर 13 कवर किया। चैप्टर नंबर 13 हमारा लगभग 8 to 9 पार्ट्स में बना है, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे मेंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे मेंस कवर होता है हमारा, प्री के क्वेश्चंस निकलते हैं और इंटरव्यू के क्वेश्चन निकलते हैं। नॉट ओनली ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अगर आप पुलिस फील्ड में हो देन उसके अलावा जिस भी एग्जाम में आपकी लॉ का सब्जेक्ट आता है और क्रिमिनल प्रोसीजर आता है, उसके लिए भी आपका ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर नंबर 14 बताने वाली हूँ। इस चैप्टर 14 को समझने से पहले आपको बीएनएसएस के ऑफेंसेस के बारे में क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? देखो, बीएनएस को प्रोसीड कौन कर रहा है? बीएनएसएस कर रहा है। अब जब बीएनएस में जो हमें अपराधों की कैटेगरी बताई है, उन अपराधों की इंक्वायरी कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा, ट्रायल कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा, उसके बारे में क्लियर हमें बताता है ये चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 हमें बताएगा कि जो अपराध बीएनएस में हुए हैं, उनके अपराधों के घटित होने के बाद कौन सा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। अब इसके लिए आपको बीएनएसएस के ऑफेंस क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे पुटअप करूंगी कि आप ये सेक्शन, ये अपराध कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे अपराधों के बारे में बता दिया है जिसके बारे में क्लियर कर दिया कि ये अपराध ये मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, अगर इस तरीके का अपराध है तो ये लोकल ज्यूरिसडिक्शन वाला मैजिस्ट्रेट करेगा। अब एक और बात समझने वाली है। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। इसमें लगभग 13 सेक्शन है, 197 से 209। 7-8 सेक्शन हम इस क्लास में क्लियर करेंगे और 7-8 सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 कहता है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, या अपने इसको बोल सकते हैं अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र इन द सेंस कि जो मैजिस्ट्रेट जिस लोकल एरिया में अपॉइंट किया गया है, वो उसी लोकल एरिया के ऑफेंसेस को क्या कर सकता है? ट्राई कर सकता है, विचारित कर सकता है। अब ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब क्रिमिनल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स में, जांच और विचारण में दंड न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है, वो हमें ये चैप्टर क्लियर कर देगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्री का क्वेश्चन आ सकता है, प्लस मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे छोटा क्वेश्चन बन सकता है, 2 से 3 नंबर का बन सकता है या 4 से 5 नंबर का बन सकता है। या अगर बड़ा मेंस का क्वेश्चन बनना चाहे तो ये पूरे चैप्टर 14 का बन सकता है कि दंड न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उनका जांच और विचारण कहां पर किया जाएगा। इस तरीके से एक पूरे चैप्टर का भी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, बट आपको ज्यादा फोकस इसमें प्री के क्वेश्चंस में करना है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 197। पहले देखो, 197 हमें एक जनरल बात बता देगा कि ऑर्डिनरी प्लेस कौन सा होगा। अब ऑर्डिनरी प्लेस का मतलब कि जो अपराध किया, उस अपराध का विचारण कौन से मामूली स्थान में किया जाएगा। अब सुनो कि ऑर्डिनरी का मतलब होता है एक सामान्य या मामूली प्लेस, स्थान ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। जांच और विचारण का मामूली स्थान क्या है? अब आप जांच और विचारण कहां पर करोगे? तो सिंपल सी बात है, जहां अपराध घटित हुआ हम वहीं पर इंक्वायरी और ट्रायल करेंगे। अब यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो जांच, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो आप सिंपल लिख दो जहां पर अपराध घटित हुआ। एक प्री का क्वेश्चन है। अब सुनना, सामान्यतः प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण उस कोर्ट द्वारा की जाएगी जिसके लोकल एरिया में, स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वह अपराध किया गया है। अब जिसके लोकल एरिया में अपराध हुआ है वही मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इंक्वायरी एंड ट्रायल करेगा। 3 चीजें मैंने आपको क्लियर की थी, एक इंक्वायरी जिसे अपने बोलते हैं जांच, एक मैंने क्लियर किया था विचारण जिसे अपने बोलते हैं ट्रायल,
एक वर्ड हमने पढ़ा था अन्वेषण। ये जो अन्वेषण है ये पुलिस करेगी, जांच और विचारण हमेशा मैजिस्ट्रेट करते हैं। इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट करेंगे, अन्वेषण हमेशा पुलिस ऑफिसर करती है। अब जनरल इन्होंने कह दिया कि जिस मैजिस्ट्रेट के, जिस कोर्ट के लोकल एरिया में वो अपराध घटित हुआ है वही क्या करेगा, उसका जांच और विचारण करेगा। कि एवरी ऑफेंस shall ordinarily be inquired and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed। जिसके local jurisdiction में जो अपराध घटित हुआ है वही क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी ट्रायल करेगा। ये तो हमें एक जनरल क्वेश्चन बता दिया। अब देखो ये जो बात थी एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात थी। अब इसके बाद के सेक्शंस 2-3 स्टेप ऊपर उठा के हमें चीजें बताएगा कि इस तरीके का अपराध हुआ तो जांच और विचारण ये मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है और ये मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। अब आगे सुनते जाना। 198 कहता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। अब ये हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल में प्लेस कौन सा होगा इंक्वायरी और ट्रायल का। अब जैसे सुनो, कहते हैं जब यह अनिश्चित है, मतलब एक बात जब सर्टेन ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है कि कई स्थानीय क्षेत्र में से किस क्षेत्र में अपराध किया गया है। अब इन्होंने हमें पहले तो ये कह दिया कि जांच और विचारण कौन करेगा, जिसके लोकल एरिया में अपराध हुआ है वो मैजिस्ट्रेट जांच और विचारण करेगा। लेकिन अभी हमसे आगे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हमें ये चीज क्लियर ही नहीं है और कई लोकल एरिया में से किस में अपराध हुआ है तो हम क्या करेंगे। दूसरी बात ये हमसे पूछ रहे हैं जहां कोई अपराध आंशिक, आंशिक का मतलब होता है पार्टली, आधा हिस्सा, आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में किया जाता है। मतलब कि एक अपराध पूरा एक जगह पे नहीं हो रहा, एक वही अपराध आधा एक जगह पे हो रहा है और आधा दूसरी जगह पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। थर्ड इन्होंने हमें कहा कि जहां कोई अपराध कंटिन्यू रहने वाला है, मतलब चालू रहने वाले जो अपराध होते हैं कि एक जगह पे भी हुआ दूसरी जगह पे भी हुआ, जैसे न्यूसेंस, कोई व्यक्ति कंटिन्यू चलता जाता है और न्यूसेंस करता जाता है, तो जहां कोई अपराध चालू रहने वाला है और एक से अधिक लोकल एरिया में किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं जहां विभिन्न लोकल एरिया में किए गए कई कार्य शामिल है, मतलब कि जो एक्ट्स है वो अलग अलग जगह पर हम कर रहे हैं और ऐसे किसी भी लोकल एरिया पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले कोर्ट द्वारा इसकी जांच या विचारण चलाया जा सकता है। अब हमें 4 अलग अलग बातें बता दी इन्होंने। हमें कहा कि अगर अपराध अलग अलग विभिन्न क्षेत्र में हो रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि एक अपराध आधा एक जगह पे आधा दूसरी जगह पे हुआ है, फिर ये हमें कह रहे हैं कि अगर अपराध कंटिन्यू चलने वाले हैं, फिर ये हमें कह रहे हैं कि जहां कार्य अलग अलग लोकल एरिया में हो रहे हैं तो वो जाके फिर पूरा अपराध बनते हैं, देन हम उसका जांच और विचारण किस जगह पे करेंगे। तो इन्होंने कहा कि उस कंडीशन में हम जांच और विचारण ऐसी जगह पे करेंगे जहां पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला कोर्ट है। जिस जगह पर, मान लो एग्जाम्पल कि मैं राजस्थान में रहने वाली हूँ, एक अपराध हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, एक अपराध जयपुर में हुआ, तो अब हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाले मैजिस्ट्रेट के पास भी क्या होगा, अधिकार क्षेत्र होगा कि वो भी इस ऑफेंस का ट्राई कर सकते हैं और जयपुर वाले मैजिस्ट्रेट के पास भी ये अधिकार होगा कि वो उसका ट्राई कर सकता है। तो कहने का मतलब जहां अपराध हुआ उस एरिया के मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उस ऑफेंस का ट्राई कर सकते हैं। अब इंग्लिश में समझते हैं, सुनना कि when it is uncertain in which of several local areas an offense was committed, and second where an offense is committed partly in one local area and partly in another area। अगर आधा हिस्सा एक जगह पर अपराध हुआ है आधा दूसरी जगह पर हुआ है। नेक्स्ट कहते हैं where an offense is continuing one and continuous to be committed in more local area, कि एक अपराध कंटिन्यू रहने वाला है जो आधा एक जगह पे आधा दूसरी जगह पे हो रहा है। नेक्स्ट कहते हैं where it consists of several acts done in different local areas, अगर कई कार्य
अलग अलग डिफरेंट लोकल एरियाज में हो रहे हैं, देन इट मे बी इंक्वायर्ड, देन वो इंक्वायर किया जाएगा एंड ट्राई किया जाएगा बाय अ कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, उस कोर्ट के द्वारा जिसके पास उस जगह का लोकल हैविंग जुरिस्डिक्शन है, ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज, उस लोकल एरिया में। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतनी बात समझ लो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अपराध जिस एरिया में हो रहा है, चाहे वो आधा हो रहा है चाहे पूरा हो रहा है, तो जिस जगह पे हो रहा है उसी जगह का मैजिस्ट्रेट जो लोकल जुरिस्डिक्शन रखता है वो क्या करेगा, ऑफेंस को ट्राई करेगा, विचारित करेगा और इंक्वायरी करेगा। देन इसके बाद बात करते हैं 199। 199 कहते हैं ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एंश्योर, कि अपराध वहां पर विचारित किए जाएंगे जहां पर कार्य हो रहा है या उसका परिणाम निकल रहा है। मतलब इन्होंने ये चीज भी क्लियर कर दी कि हम किसी अपराध का जांच और विचारण वहां भी कर सकते हैं जहां पर कार्य किया है, प्लस दूसरी बात जहां पर उस कार्य का परिणाम निकला है। तो दोनों जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं, उसका विचारण कर सकते हैं। अब सुनना, जब कोई कार्य किसी किए गए कार्य और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिणाम के कारण अपराध होता है, तो उस अपराध की जांच या विचारण उस कोर्ट द्वारा की जा सकती है जिसके लोकल क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसा कुछ किया गया या परिणाम निकले। तो सिंपल सी बात, जहां कार्य किया उस लोकल मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राई किया जा सकते हैं, जहां उस कार्य का परिणाम निकला परिणाम वाली जगह पर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें ना यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ चीजें समझनी है। अब आप एक बात समझो कि घुमा फिरा के बात हमारी किस पॉइंट पे खत्म हो रही है, कि जिस जगह अपराध हो रहा है, जिस जगह कार्य हो रहा है, जिस जगह परिणाम निकल रहे हैं, उन जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उस मैटर को ट्राई कर सकते हैं, उस मैटर को विचारित कर सकते हैं कि when an act is an offense by reason of anything which has been done and of a consequence which has ensured, the offense may be inquired or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done और सच कॉन्सिक्वेंस हैज एंश्योर्ड। तो जहाँ कार्य निकला, जहाँ परिणाम निकला, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ऑफेंस को ट्राई भी कर सकते हैं और ऑफेंस को भी इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन 200 प्लेस ऑफ ट्रायल, की जो विचारण है उसका स्थान का क्या होगा, वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस, जहां कार्य एक अपराध है, बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अनदर ऑफेंस, किसी अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण। अब देखो, जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध होता है, जो भी एक अपराध है या जो अपराध होता, यदि कर्ता अपराध करने में कॉम्पिटेंट होता तो प्रथम उल्लेखित अपराध की जांच की जा सकती है या विचारण किया जा सकता है एक न्यायालय जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई कार्य किया गया था। तो सिंपल ये चीज सिर्फ आप इतनी समझ लो कि जहां कार्य अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां उसका जांच या विचारण उस लोकल मैजिस्ट्रेट, उस लोकल कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है जिसके पास एक्चुअल में वो अपराध, जिसके पास एक्चुअल में उस एरिया का जो रिस्ट्रिक्शन है, और वही क्या करेगा, उस अपराध का जांच और विचारण करेगा। देन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 201। यहां से हमारे प्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो समझते जाना। प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कि ये जो यहाँ पे कुछ सर्टेन कुछ एक अपराध बता दिए जिनके बारे में विचारण का स्थान एक्चुअल में होगा क्या। जैसे एग्जांपल पहले में आप हेडिंग लगा लो, डकैती, हत्या सहित डकैती, डकैती की टोली का होने में या हिरासत से भागने से संबंधित अपराध। चारों को बाहर निकाल के और एरो लगा के लिख देना, और एरो करके लिखना कि इन कंडीशन में किसी भी अपराध की जांच या विचारण उस कोर्ट द्वारा की जाएगी, नंबर ए जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध किए, या नंबर बी
जहां पर अभियुक्त व्यक्ति हमें मिला है। तो डकैती, हत्या सहित डकैती, डकैती का टोली होने में या कस्टडी से भागने में, ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई ऑफेंस है तो हम जांच और विचारण कहाँ करेंगे? दो चीजें याद रख लो, जिसके लोकल एरिया में अपराध हुआ है और सेकंड जहां पर हमें अभियुक्त व्यक्ति मिला है, इन दो जगह पर हम क्या कर सकते हैं? जांच और विचारण कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे प्री के क्वेश्चंस भी आते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में लिखो व्यपहरण या अपहरण से संबंधित अपराध की जांच या विचारण। कि किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण में किसी भी अपराध की जांच या विचारण उस कोर्ट द्वारा की जा सकती है, नंबर ए, जिसके लोकल एरिया में उस व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया गया, या नंबर बी, उसे ले जाया गया था, या नंबर सी, उसे छुपाया गया था, या नंबर डी, उसे कस्टडी में लिया गया था या हिरासत में लिया गया था। अगर व्यपहरण या अपहरण होता है तो व्यपहरण या अपहरण की दशा में हम जांच या विचारण कहाँ करेंगे? तो चार चीजें याद रख लो, जहां पर व्यपहरण अपहरण किया गया है, जहां पर उसे ले जाया गया है, जहां पर उसे छुपाया गया है, या जहां पर उसे कस्टडी में रखा गया है। इन चार जगहों में से हम कहीं पर भी जांच और विचारण कर सकते हैं। किसकी कंडीशन में? किडनैपिंग और अबडक्शन की कंडीशन में। अब ये जो चीजें मैं आपको नंबरिंग बता रही हूँ ना, नोट्स में भी आप नंबरिंग से और हेडिंग लगा के लिखना, ताकि आपको जब याद करो तो आपको रिकॉल हो जाए कि यस, ये पॉइंट हमें नंबरिंग से याद करने हैं। अब फोर्थ, थर्ड में हेडिंग लगाओ, चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती में, डकैती के अपराध में जांच या विचारण, इनको बाहर निकालो। या मुकदमा उस कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, नंबर ए, जिसके लोकल एरिया में अपराध किया गया है, या नंबर बी, चोरी की संपत्ति जो अपराध का विषय है करने वाले व्यक्ति के पास थी, नंबर सी, किसी अन्य व्यक्ति के पास थी जिसने जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कि चोरी की संपत्ति है, ऐसी संपत्ति को प्राप्त किया है और अपने पास रखा है। और एक नेक्स्ट पॉइंट डी, जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है। कब? जब चोरी, डकैती, उद्यापन से संबंधित अपराध हुआ है तो उस अपराध की जांच और विचारण हम कहाँ पर करेंगे। तो ये चीजें भी आप नंबरिंग से लिखना। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग में किसी अपराध, इन दोनों पॉइंट्स को बाहर निकाल के एरो करके लिखो। जांच या विचारण उस कोर्ट में किया जाएगा, नंबर ए, जिसके लोकल एरिया में अपराध हुए, या नंबर बी, संपत्ति का कोई हिस्सा जो अपराध का विषय है प्राप्त किया है, नंबर सी, रखा है, नंबर डी, जहां पर आरोपी व्यक्ति द्वारा इसे लौटाया जाना या इसका हिसाब देना आवश्यक था। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? आपराधिक दुर्विनियोग या न्यास भंग से संबंधित अपराधों का विचारण कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कहते हैं किसी भी अपराध जिसमें चोरी की गई संपत्ति का कब्जा शामिल है। अब पांचवी बात हमें क्या बता दी कि जहां पर चोरी की गई संपत्ति का कब्जा है, देन हम उसका विचारण और जांच कहाँ करेंगे? तो जांच या विचारण उस कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, नंबर ए, जिसके लोकल एरिया में अपराध किया गया था, या नंबर बी, चोरी की संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास थी जिसने इसे प्राप्त किया था, या नंबर सी, इसे बनाए रखा था ये जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है। तो अगर चोरी की संपत्ति के बारे में बात है तो हम जांच या विचारण किस कोर्ट में करेंगे, वो हमें फिफ्थ पॉइंट क्लियर करता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन 202 की। 202 कहते हैं ऑफेंसेस कमिटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस एंड लेटर। जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस की बात आ रही है, लेटर्स की बात आ रही है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अपराधों का विचारण कहाँ करेंगे? सुनना, कोई भी अपराध जिसमें धोखाधड़ी मतलब छल की बात कर रहा है शामिल है, यदि छल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या लेटर्स के द्वारा किया जाता है तो किसी भी कोर्ट द्वारा जांच या मुकदमा किया जा सकता है, नंबर ए, जिसके लोकल एरिया के भीतर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की गई है, या नंबर बी, लेटर्स भेजे गए हैं, नंबर सी, संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त हुए हैं, और धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने के किसी अपराध की जांच या विचारण उस कोर्ट द्वारा की जा सकती है जिसके लोकल एरिया के भीतर संपत्ति धोखे से दी गई है, वितरित की गई है या आरोपी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई है। तो यहाँ से भी हमारा एक प्री का क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लेटर से संबंधित बात है तो हम कहाँ पर जांच और विचारण करेंगे। तो नंबरिंग से आपको ये चीज लिखनी है।
एंड यहाँ से हमारा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आ सकता है, सुनना। बीएनएस की धारा 82 के तहत किसी भी अपराध की जांच और विचारण उस कोर्ट द्वारा की जा सकती है, नंबर ए, जिसके लोकल एरिया के भीतर अपराध किया गया था, नंबर बी, अपराधी अपने पति या पत्नी के साथ पहली शादी से रहता था, नंबर सी, पहली शादी से पत्नी ने अपराध के बाद स्थायी निवास ले लिया है। तो बीएनएस का सेक्शन 82 हमें बताता है कि अगर इस तरीके का अपराध हुआ तो हम जांच या विचारण किस जगह पर करेंगे। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि बीएनएस खोलो, सेक्शन 82 निकालो और उसके साथ ये सेक्शन कोरिलेट करके लिखो कि इसमें अगर बीएनएस का सेक्शन 82 होता है तो हम इंक्वायरी एंड ट्रायल किस जगह पर करेंगे और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 203। 203 से लेके 209 तक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की जो चीजें मैंने आपको बताई है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बेरेक में साथ के साथ इनको स्टार्ट कर देना। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 तक हम यहाँ पे, चैप्टर नंबर 13 तक हम कंप्लीट यहाँ तक कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आप बाकी की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसके अलावा बीएनएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट सेक्शन 1 से लेकर 358 तक भी अवेलेबल है। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अभी क्लास को ड्रॉप नहीं करना, ध्यान से सुन लो कि यहाँ पर एमडीलो क्लासेस को 19 जनवरी 2025 को पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 3 साल कंप्लीट होने की खुशी में एक बहुत बड़ा जुडिशरी बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी फीस बहुत नॉमिनल होगी। लास्ट में हमने 50,000 सेलिब्रेशन एक बैच रखा था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट, ओनली 30 सीट्स थी लगभग, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रह चुके थे। तो जो स्टूडेंट्स उस टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं वो अब कंप्लीट जुडिशरी बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें एक मेजर एक्ट्स और कुछ ऐसे लोकल एक्ट्स, मैं माइनर एक्ट्स बताऊंगी जो कि हर एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग इसमें 10 से 12 ऐसे मेजर और माइनर सब्जेक्ट किए जाएंगे जो कि हर एक स्टेट की जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस अपनी यूट्यूब पे 59 रुपीज की एक मेंबरशिप चल रही है, आज की डेट में उसे ज्वाइन करते हो, आज की डेट मतलब 27 जैन की बात कर रही हूँ, 27 जैन को अगर आप उसे ज्वाइन करते हो तो लगभग बीएनएस के 500 प्लस क्वेश्चन, बीएनएसएस के 100 प्लस क्वेश्चन, 2 से 3 ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी है उसके लिए मुझे कमेंट जरूर कीजिए। क्लास यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।